अगर मैं कहूँ कि हमारी रसोई में रखा हुआ आलू या फिर पपीता और गोभी, ये भारतीय हैं ही नहीं। और जिस साबुन से हम नहाते हैं या तौलिया इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे अपने शब्द नहीं हैं। हाँ, मतलब ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है ना। शायद इस पर यकीन करना मुश्किल हो। बिल्कुल। और मजेदार बात तो ये है कि जो अदालत हमें न्याय देती है और जो कैंची दर्जी इस्तेमाल करता है, वे शब्द भी अलग अलग विदेशी सरहदों को पार करके हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने हैं। क्या बात है। तो आज हम किसी बोरिंग व्याकरण की क्लास में नहीं बैठने वाले हैं। तो चलिए आज इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन है उस वैज्ञानिक और ऐतिहासिक ढांचे को समझना जो हिंदी भाषा को इतना समृद्ध बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सूचनाओं के इस दौर में जहां हजारों शब्द हर दिन हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, भाषा की इस मूल संरचना को समझना हमें एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देता है। तो मैं कहूंगा कि भाषा को ना एक लेगो सेट की तरह समझें। लेगो टॉयज होते हैं ना, बस वैसे ही। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि कैसे सबसे छोटे और बुनियादी ब्लॉक से लेकर एक विशाल और खूबसूरत महल तक का निर्माण होता है। और ये निर्माण कोई रातों रात नहीं हुआ है। ध्वनियों की भौतिक उत्पत्ति से लेकर शब्दों की इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा तक हर चीज के पीछे एक गहरा विज्ञान और इंसानी मनोविज्ञान काम कर रहा है। तो चलिए लेगो के इस महल को बनाने के लिए सबसे बुनियादी ईंटों से ही शुरुआत करते हैं। भाषा के इस महल में वो बुनियादी ईंट है वर्ण। सही कहा। और जब हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ध्वनि और वर्ण के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर होती है। ध्वनि और वर्ण में क्या फर्क हुआ? मतलब दोनों एक ही तो हैं? नहीं, देखो, ध्वनि वो कंपन है जो हमारे मुंह से हवा के रूप में निकलता है। मतलब ये भाषा का मौखिक रूप है जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। अच्छा, तो जो बोला गया वो ध्वनि है। बिल्कुल। और जब हम उसी ध्वनि को कोई शक्ल दे देते हैं, उसे कागज पर उकेर देते हैं, तो वो वर्ण बन जाता है। ओहो, मतलब ध्वनि हवा में है और वर्ण कागज पर। एकदम सही। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से हमारी लिपियों का जन्म होता है। जब कोई आवाज हवा में विलीन हो जाती है तो उसे सहेजने के लिए ही इंसानी दिमाग ने ये आकृतियां गढ़ी। और शायद इसीलिए वर्णों की गिनती को लेकर हमेशा एक डिबेट जैसी रहती है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि इनकी संख्या को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये एक दिलचस्प स्थिति है। अगर हम सिर्फ उच्चारण या बोलने पर ध्यान दें तो हमारे पास 45 वर्ण हैं। 45? इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ गए? हाँ, इसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन है। लेकिन जब हम देवनागरी लिपि में लिखने बैठते हैं तो ये संख्या 52 हो जाती है। 52? ये 7 वर्ण अचानक कहाँ से आ गए? लिखने में हमारे पास 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन शामिल हो जाते हैं। अच्छा, तो इस संख्या के अंतर का एक बहुत ही व्यवहारिक कारण है ना? क्योंकि कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिन्हें लिखा तो अलग जाता है, लेकिन समय के साथ हमारी बोलचाल में उनका उच्चारण बदल गया है। बिल्कुल। जैसे री, मतलब री की ध्वनि इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ऋषि वाला री। सही पकड़ा। संस्कृत के दौर में इसका उच्चारण एक शुद्ध स्वर की तरह होता था, लेकिन आज जब हम इसे बोलते हैं तो ये व्यंजन र और स्वर ई के मिलाप जैसा सुनाई देता है, री। तो मतलब ये भाषा का विकास है जो समय के साथ बदल रहा है। और अगर हम इन बुनियादी ब्लॉक्स यानी स्वर और व्यंजन के काम करने के तरीके को देखें तो ये किसी मशीन की तरह काम करते हैं। मशीन की तरह? वो कैसे? मैं सोच रहा था कि स्वर उन मोटर्स की तरह हैं जो स्वतंत्र रूप से चलते हैं। जब हम स्वर बोलते हैं तो फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के सीधे कंठ या तालू से बाहर आ जाती है। हाँ, ये उपमा बहुत सटीक है। इसके विपरीत व्यंजन उन गियर्स की तरह हैं जो बिना मोटर के घूम ही नहीं सकते। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की मदद के संभव ही नहीं है। बिल्कुल, ये मोटर और गियर वाली एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। जैसे अगर हम क बोलने की कोशिश करें तो असल में हम आधा क और अ दोनों का उच्चारण कर रहे होते हैं। यानी अ वो डिफ़ॉल्ट मोटर है जो हर व्यंजन के गियर में पहले से फिट रहती है। इसके बिना हम व्यंजन की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसे स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकते। क्या बात है। और ये उच्चारण शरीर के किस हिस्से से होता है? इसके पीछे भी तो पूरी एक एनाटॉमी काम कर रही है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे कंठे ध्वनियाँ सीधे गले से आती हैं,
तालव्य में जीभ तालु को छूती है और मूर्धन्य में जीभ मुड़कर कठोर तालु पर प्रहार करती है। इसीलिए कहा जाता है कि देवनागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक है, क्योंकि इसका पूरा वर्गीकरण इंसान के मुंह के भूगोल के आधार पर किया गया है। एकदम सच कहा। जो हम बोलते हैं, जिस हिस्से से बोलते हैं, लिपि उसे उसी क्रम में लिखवाती है। लेकिन इस मुंह के भूगोल में मुझे सबसे ज्यादा हैरान ऊष्म व्यंजनों ने किया। अच्छा, ऊष्म व्यंजन यानी श, श, स और ह। हाँ, अगर हम खुद इनका उच्चारण करके देखें, जैसे श या स, तो महसूस होता है कि जीभ और तालु के बीच का रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि हवा को बाहर निकलने के लिए सचमुच संघर्ष करना पड़ता है। और इसी घर्षण से जो हिसिंग साउंड या गर्माहट पैदा होती है, उसी के कारण इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन इस समूह में ह का विज्ञान और भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, ह बहुत खास है। देखो, श, श और स अघोष हैं, यानी इन्हें बोलते समय हमारी वोकल कॉर्ड्स में कंपन नहीं होता। सारा खेल जीभ और होंठों के बीच हवा के घर्षण का है। लेकिन ह तो सघोष है ना? बिल्कुल। इसमें घर्षण मुंह के अगले हिस्से में नहीं, बल्कि सीधे कंठ के भीतर स्वर यंत्र यानी ग्लॉटिस में होता है। ओहो, मतलब ये सीधे गले की गहराई से आने वाली गर्म हवा है। वाकई ये बहुत ही वैज्ञानिक है। बिल्कुल। तो चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ध्वनियां आ गई, उन्हें लिखने के प्रतीक आ गए, लेकिन ये सिर्फ यांत्रिक ध्वनियां हैं। जैसे एक क और ल मिलकर कल बन जाते हैं, तो अचानक उस शब्द में अर्थ कहाँ से आ जाता है? मतलब एक बेजान ध्वनि कैसे किसी विचार या भावना को जन्म देती है? यहीं पर शब्द शक्ति का सिद्धांत आता है। ये बताते हैं कि शब्द और उसके अर्थ के बीच का रिश्ता कितना गहरा और बहुआयामी है। शब्द शक्ति, मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है। भारतीय चिंतन परंपरा ने इसे 3 मुख्य शक्तियों में बांटा है ना? हाँ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पहली शक्ति जो है अभिधा, वो सबसे सरल और सीधी है। मतलब जो डिक्शनरी वाला मीनिंग होता है। बिल्कुल। यह किसी शब्द का सीधा अर्थ है। अगर वाक्य है रामू पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि एक व्यक्ति किताब पढ़ रहा है। इसमें कोई घुमा फिराव नहीं है, कोई छिपा हुआ संदेश नहीं है। एकदम सही। लेकिन भाषा सिर्फ एक निर्देश पुस्तिका तो है नहीं। हाँ, अगर कोई कहे कि रामू तो बैल है, तो यहाँ तो अभिधा काम करना बंद कर देगी। बिल्कुल, क्योंकि रामू एक इंसान है, वो 4 पैरों वाला जानवर नहीं हो सकता। तो यहाँ हमारा दिमाग तुरंत दूसरी शक्ति यानी लक्षणा की तरफ छलांग लगाता है। हम शब्द के सीधे अर्थ को छोड़कर उसके गुणों को पकड़ लेते हैं। सही कहा। बैल का मतलब यहाँ मूर्ख या सीधा साधा इंसान हो जाता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, वे सब लक्षणा पर ही टिके हैं। भाषा की सुंदरता भी इसी में है कि वह सीधे अर्थ के बाधित होने पर एक नया रास्ता खोज लेती है। जैसे अगर कोई कहे कि पंजाब वीर है, तो इसका मतलब मिट्टी का वीर होना नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का वीर होना है। बिल्कुल। ये रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर अर्थ निकालने का तरीका है। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी है तीसरी शक्ति, व्यंजना। व्यंजना, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें शब्द वही रहता है, लेकिन हर सुनने वाले के लिए उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, जैसे अगर कोई सिर्फ इतना कहे कि संध्या हो गई है। बस इतना ही, संध्या हो गई है। हाँ, इस एक छोटे से वाक्य में व्यंजना का पूरा जादू छिपा है। एक पुजारी के लिए संध्या हो गई का अर्थ है कि मंदिर में आरती की तैयारी करनी है। और एक माँ के लिए इसका मतलब है कि घर में दीपक जलाना है या बच्चों को खेलने से वापस बुलाना है। बिल्कुल। और एक दफ्तर में बैठे कर्मचारी के लिए इसका सीधा सा अर्थ है कि कंप्यूटर बंद करके घर जाने का वक्त हो गया है। अरे वाह, यहाँ शब्द तो वही है, लेकिन अर्थ, संदर्भ और श्रोता के हिसाब से अपनी शक्ल बदल रहा है। यही व्यंजना है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या व्यंजना का मतलब सिर्फ बातों को ओवरथिंक करना नहीं है? ओवरथिंक मतलब कैसे? मेरा मतलब है, अगर किसी को दीपक जलाना है तो वो सीधे क्यों नहीं कह देता कि दीपक जला दो? बात को घुमाकर शाम हो गई कहने की क्या जरूरत है? क्या ये संचार को बेवजह जटिल बनाना नहीं है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि भाषा में इतनी जटिलता क्यों है। लेकिन देखो, अगर हम हर बात को सिर्फ अभिधा यानी एकदम सीधे सीधे कहने लगे, तो हमारी भाषा बहुत रोबोटिक और नीरस हो जाएगी। मतलब उसमें कोई फीलिंग नहीं बचेगी। बिल्कुल।
इंसानी संवाद में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कहा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। व्यंजना के कारण ही उत्तम काव्य का जन्म होता है, जिसे ध्वनि काव्य कहते हैं। अच्छा, जैसे कविताओं में होता है। हाँ, जब कवि कहता है आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तो वो सिर्फ शरीर विज्ञान की बात नहीं कर रहा होता। सही कहा। व्यंजना के जरिए वो नारी के ममत्व, उसकी पीड़ा और सहन शक्ति की एक पूरी कहानी कह जाता है, जो सीधे शब्दों में कभी नहीं कही जा सकती। व्यंजना भाषा को एक कला बनाती है। ये नजरिया वाकई भाषा को देखने का तरीका बदल देता है। अब हमारे पास अर्थ से भरे हुए शब्द तो आ गए, लेकिन इंसानी दिमाग बहुत तेजी से सोचता है। हमें जटिल विचार व्यक्त करने होते हैं और उसके लिए शब्दों को आपस में जोड़ना होता है। क्या हम इन शब्दों को बस एक के बाद एक रख देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन्हें एक दूसरे में पिरोते हैं, और यहीं पर व्याकरण के दो सबसे बड़े टूल काम आते हैं, संधि और समास। संधि और समास? मुझे स्कूल के दिन याद आ गए। लेकिन अगर आज के संदर्भ में देखें तो दोनों का उद्देश्य भाषा को प्रभावपूर्ण और संक्षिप्त बनाना है ना? हाँ, लेकिन दोनों के तरीके बिल्कुल अलग हैं। संधि मुख्य रूप से ध्वनियों का भौतिक टकराव है। ध्वनियों का टकराव? हाँ, जब दो शब्द बहुत तेजी से एक दूसरे के पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में टकराकर एक नया रूप ले लेती हैं। जैसे विद्या और आलय का मिलकर विद्यालय बन जाना, इसका सबसे आम उदाहरण है। हाँ, दोनों तरफ के आ की ध्वनि मिलकर एक आ में बदल जाती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे संधि के नियमों में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लगी यण संधि। जब ई या ई किसी अलग स्वर से मिलता है तो वो य यानी आधा य बन जाता है। जैसे इति और आदि मिलकर इत्यादि बन जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये नियम किसी व्याकरण बनाने वाले की सनक नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारे मुंह के काम करने का प्राकृतिक तरीका है। आप इसे ओरल अर्गोनॉमिक्स कह सकते हैं। ओरल अर्गोनॉमिक्स, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, देखो, अगर हम खुद इसका परीक्षण करें और ई और अ को लगातार और बहुत तेजी से बोलें, जैसे इय 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 इय, इ अ इ अ इ अ अ य, अरे हाँ, है ना? हमारी जीभ और होंठ खुद ब खुद य की ध्वनि पैदा करने लगते हैं। मुंह को कम से कम ऊर्जा खर्च करनी पड़े, इसलिए ये बदलाव अपने आप हो जाता है। यानी हमारा शरीर खुद भाषा के नियम तय कर रहा है। ये तो कमाल है। और अगर संधि ध्वनियों को आपस में ब्लेंड करने का तरीका है, तो समास विचारों या पूरे के पूरे वाक्यों को एक जिप फाइल में कंप्रेस करने जैसा है। जिप फाइल? ये एनालॉजी बढ़िया है। हम 1 मिनट में लगभग 150 शब्द बोलते हैं। ऐसे में हर बार रसोई के लिए घर कहना तो बहुत समय लेगा। बिल्कुल, इसीलिए दिमाग ने बीच के केलिए को उड़ा दिया और इसे सीधे रसोई घर में कंप्रेस कर दिया। समास का शाब्दिक अर्थ ही है संक्षिप्तीकरण। हम तेजी से संवाद करना चाहते हैं और इसके लिए अनावश्यक शब्दों को हटाना जरूरी हो जाता है। लेकिन इन सब में बहुव्रीहि समास का काम करने का तरीका मुझे सबसे अलग लगता है। हाँ, क्योंकि वो एक तरह के हाइपरलिंक की तरह काम करता है। हाइपरलिंक? वो कैसे भला? जैसे मान लो शब्द है दशानन। दश मतलब 10 और आनन मतलब मुंह। लेकिन दशानन कहने पर दिमाग 10 मुंह वाले किसी यादृच्छिक व्यक्ति की तस्वीर नहीं बनाता। हाँ, वो सीधे रावण की तस्वीर बनाता है। बिल्कुल, ये शब्द एक खास व्यक्ति यानी रावण के लिए आरक्षित या रूढ़ हो चुका है। आप दशानन पर क्लिक करते हैं और ये सीधे आपको रावण के विचार पर रीडायरेक्ट कर देता है। क्या बात है। इसी तरह नीलकंठ सिर्फ एक नीले गले वाले पक्षी को नहीं बल्कि भगवान शिव को दर्शाता है। यहाँ दोनों पद मिलकर एक तीसरे ही अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। सही कहा, जिससे भाषा कम शब्दों में बहुत गहरे सांस्कृतिक संदर्भ दे पाती है। ये तो कमाल का ढांचा है। हमारे पास ध्वनियां हैं, अर्थ हैं और शब्दों को जोड़ने के शानदार एर्गोनॉमिक तरीके हैं। लेकिन हम एक सवाल और है, क्या हिंदी का ये पूरा विशाल शब्दकोश सिर्फ इसी एक फैक्ट्री में बना है? मतलब? मेरा मतलब है, क्या हमने सारे शब्द संस्कृत की नींव पर संधि और समास करके ही घड़े हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भाषा सिर्फ नियमों से बंधी रहती तो वो एक बंद कमरे में दम तोड़ देती। भाषा एक बहती हुई नदी है या एक खुली सड़क की तरह है। जैसे इंसान व्यापार करने, युद्ध करने या बसने के लिए यात्रा करते हैं, शब्द भी उनके साथ यात्रा करते हैं। सही बात है। हिंदी का शब्द भंडार इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमने किन किन संस्कृतियों के साथ अपना जीवन साझा किया है। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक सफर को समझने के लिए शब्दों को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में देखा जा सकता है।
सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्द। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से बिल्कुल उसी रूप में हिंदी में आ गए, जैसे उनके पास कोई वीआईपी पास हो, है ना? हाँ, जैसे अग्नि, क्षीर, सूर्य, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन हर कोई इस वीआईपी पास का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना। आम इंसान की जीभ हमेशा सरलता ढूंढती है। एकदम सही। जो शब्द थोड़े कठिन थे, लोगों ने उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से घिसकर आसान बना लिया, और यहीं से तद्भव शब्दों का जन्म होता है। जैसे अग्नि का उच्चारण थोड़ा मुश्किल था, तो वो आग बन गई। और क्षीर घिसकर खीर हो गया, और सूर्य आम बोलचाल में सूरज बन गया। पता है, इन तद्भव शब्दों को पहचानने की एक मजेदार ट्रिक भी है। अच्छा, वो क्या है? अक्सर तत्सम का जो क्ष होता है वो तद्भव में आकर ख या छ में बदल जाता है, जैसे क्षेत्र का खेत हो जाना। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। और एक बहुत ही पक्का नियम ये है कि जिन शब्दों के ऊपर चंद्रबिंदु लगा होता है, जैसे चांद, गांव, दांत, वे हमेशा तद्भव होते हैं, क्योंकि संस्कृत में चंद्रबिंदु का प्रयोग उस रूप में नहीं होता था। बिल्कुल सही। अब तत्सम और तद्भव के बाद आते हैं देशज शब्द। ये वे शब्द हैं जिनका इतिहास किसी पुरानी भाषा या विदेशी जमीन में नहीं मिलता। मतलब ये हमारे लोकल शब्द हैं। हाँ, ये हमारे अपने देश की मिट्टी, हमारी बोलियों और हमारी स्थानीय जरूरतों से सीधे पैदा हुए हैं। जैसे अनुकरणात्मक शब्द जो सिर्फ आवाजों की नकल से बन गए हैं। बिल्कुल, जैसे खटखटाना, हिनहिनाना, गड़गड़ाना, या फिर ऐसे शब्द जो स्थानीय जीवन शैली का हिस्सा है, जैसे लोटा, पगड़ी, डिबिया। यहाँ तक तो बात हमारी अपनी जमीन की थी, लेकिन अब हम वापस अपनी चर्चा की शुरुआत पर लौटते हैं, विदेशी मेहमानों पर, जिन्हें विदेशज या आगत शब्द कहा जाता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों का इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि वे हमारे मूल शब्द नहीं हैं। हाँ, और इसके पीछे पूरा का पूरा सामाजिक और राजनीतिक इतिहास छिपा है। ऐसे कोई शब्द किसी दूसरी भाषा में नहीं आ जाता। बिल्कुल। अगर हम अरबी और फारसी के शब्दों को देखें तो वे मुख्य रूप से न्याय, प्रशासन और व्यापार से जुड़े हैं। जैसे अदालत, वकील, मुकदमा, कानून, बाजार, चश्मा। हाँ, इसका कारण ये है कि भारत में लंबे समय तक मुगल और इस्लामिक शासन रहा और उनकी दरबारी और प्रशासनिक भाषा यही थी। जो वर्ग सत्ता में होता है उसकी भाषा प्रशासन का हिस्सा बन जाती है। ये तो बहुत लॉजिकल है। और तुर्की भाषा से हमें मारकाट के शब्द मिले, जैसे तोप, बारूद, कैंची, क्योंकि उनका संपर्क मुख्य रूप से सेना और युद्ध के जरिए हुआ। सही कहा। ये कारण और प्रभाव का बहुत ही शानदार उदाहरण है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली सूची लगी वो पुर्तगाली शब्दों की थी। पुर्तगाली भारत में व्यापार करने आए थे और वे अपने साथ जो चीजें लाए उनके नाम भी हमेशा के लिए हमारी रसोई और घरों का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। पुर्तगाली मुख्य रूप से समुद्री रास्ते से आने वाले व्यापारी थे और उनका सीधा संपर्क भारत के आम लोगों और घरेलू सामानों से हुआ। इसीलिए पुर्तगाली भाषा ने हमें प्रशासनिक शब्द नहीं दिए, बल्कि घरेलू इस्तेमाल की चीजों के नाम दिए। हाँ, और इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार वाक्य भी है। अरे हाँ, वो वाक्य। पुर्तगाली पादरी आलू, गोभी, पपीता और संतरा लेकर गमले के पास बाल्टी और तौलिया रख, अलमारी से साबुन निकाल, कमरे में गया। क्या बात है! इस एक वाक्य में 10 से ज्यादा ऐसे शब्द हैं जो पुर्तगालियों ने हमें दिए हैं। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हम एक शुद्ध हिंदी वाक्य बोल रहे होते हैं, लेकिन असल में हम पुर्तगाली आलू, अरबी कानून और फारसी बाजार की बात कर रहे होते हैं। और देखो, जब दो अलग अलग भाषाएं आपस में मिलती हैं तो कभी-कभी वे पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। इन्हें संकर शब्द या हाइब्रिड वर्ड्स कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी का रेल और हिंदी की गाड़ी मिलकर बन गए रेलगाड़ी। पलबुल का किताब और हिंदी का घर मिलकर बन गए किताब घर। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हिंदी एक समावेशी भाषा है। उसने कभी अपनी सरहदों को बंद नहीं किया। सदियों के व्यापार, आक्रमण, शासन और सांस्कृतिक मेलजोल को इस भाषा ने अपने भीतर बहुत ही सहजता से समेट लिया है। एकदम सच कहा आपने। तो हमारे श्रोताओं के लिए आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमने देखा कि भाषा केवल व्याकरण की किताबों में कैद कोई सख्त नियम नहीं है। यह गले के भीतर गूंजने वाली एक यांत्रिक ध्वनि से शुरू होकर व्यंजना के गहरे अर्थों से होते हुए मुगलों के दरबार और पुर्तगाली नाविकों के जहाजों तक का एक शानदार सफर है। अगली बार जब हम में से कोई भी इंसान एक साधारण सा वाक्य बोलेगा तो उसमें छिपी सदियों की यात्रा को जरूर महसूस कर पाएगा। बिल्कुल।
लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही रोचक विचार पर गौर करना जरूरी है। वो क्या? हमने तत्सम से तद्भव बनने के सफर में अर्ध तत्सम शब्दों को देखा था। वे शब्द जो बदलाव की प्रक्रिया में बीच में ही अटक गए। जैसे अग्नि सीधे आग नहीं बली, वो पहले अगिन बने। अगिन एक बीच की अवस्था है। हाँ, एक ट्रांजिशन फेज। मान लीजिए एक स्पेनिश भाषा बोलने वाले व्यक्ति से अचानक से कांच का ग्लास टूट जाता है, तो पता है वो अपनी भाषा में क्या कहेगा? वो कहेगा गिलास खुद टूट गया। बिल्कुल। अब इसी स्थिति को अगर हम हिंदी में देखें तो हम कहते हैं मुझसे गिलास टूट गया। हाँ, सही बात है। मतलब हम ये नहीं कहते कि मैंने गिलास तोड़ा, हाँ। बल्कि हम भाषा के एक ऐसा ढांचा इस्तेमाल करते हैं जो ये बताता है कि घटना तो हुई, लेकिन मेरा इरादा नहीं था। जी, बिल्कुल। तो आमतौर पर जब भी व्याकरण की बात होती है ना, तो दिमाग में बस नियम और फॉर्मूले आते हैं, लेकिन वास्तव में भाषा का व्याकरण एक मैट्रिक्स की तरह है, जो मतलब चुपचाप ये तय कर रहा होता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और अपनी जिम्मेदारी को कैसे स्वीकार करते हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। मतलब व्याकरण केवल ये नहीं बताता कि क्या बोलना सही है या गलत। जी। ये दरअसल यह किसी समाज की पूरी सोच, उसके नजरिए और उसके गहरे मनोविज्ञान का आईना होता है। बिल्कुल। जिन शब्दों या वाक्यों के ढांचों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में बस ऐसे ही बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं ना, वे एक बहुत ही तार्किक और जटिल व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। सही कहा। तो आइए आज हमारे इस गहन विश्लेषण में इसी छिपे हुए मैट्रिक्स को थोड़ा डिकोड करते हैं। हमारे पास व्याकरण के नियमों, संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय के कई सारे संदर्भ हैं, और हमारा मिशन आज बस इतना है कि हम हर दिन हिंदी बोलते तो हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचते हैं कि दही खट्टा क्यों होता है, खट्टी क्यों नहीं। हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं, है ना? या फिर वाक्य में सिर्फ एक छोटे से शब्द को बदल देने से पूरा का पूरा मिजाज कैसे बदल जाता है। तो हमारा मकसद आज नियमों को रटना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि ये जो छोटे छोटे पुर्जे हैं, ये हमारी भावनाओं को कैसे आकार देते हैं। और ये चर्चा इसलिए भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि जब हम इन नियमों के पीछे के क्यों और कैसे को समझते हैं, तो भाषा एक निर्जीव किताब से निकलकर एक जीवित प्राणी की तरह महसूस होने लगती है। बिल्कुल। भाषा की जो संरचना है ना, वो किसी विशाल इमारत की तरह है, जहां हर ईंट और हर पिलर को रखने के पीछे एक ठोस वजह होती है। तो चलिए इस इमारत के सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं। किसी भी कहानी की शुरुआत उसके पात्रों से होती है ना? यानी चीजों और इंसानों के नाम, जिन्हें व्याकरण में हम संज्ञा कहते हैं। जी। लेकिन हिंदी भाषा में इन पात्रों की एक बहुत ही रहस्यमयी पहचान होती है, और वो है इनका लिंग। मतलब सजीव चीजों में तो ये समझ आता है, लेकिन निर्जीव चीजों को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटने का क्या तर्क है? ये तो अक्सर बहुत ही रैंडम और मनमाना लगता है। पहली नजर में ये रैंडम जरूर लगता है, क्योंकि हिंदी में संस्कृत या अंग्रेजी की तरह नपुंसकलिंग यानी न्यूटर जेंडर का चलन नहीं है। अच्छा। यहाँ हर निर्जीव वस्तु को या तो पुल्लिंग माना गया है या स्त्रीलिंग। लेकिन इसके पीछे बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक पैटर्न छिपा है। अगर ध्यान से देखें तो जिन चीजों को विशाल, कठोर, भारी या शक्तिशाली माना गया है ना, समाज ने अक्सर उन्हें पुल्लिंग की श्रेणी में रखा है। जैसे दुनिया के तमाम पहाड़ों के नाम ले लीजिए, हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, ये सब पुल्लिंग है। महासागर पुल्लिंग है। वहीं दूसरी ओर जिन चीजों में तरलता है, कोमलता है या जो जीवनदायिनी मानी जाती हैं, उन्हें स्त्रीलिंग माना गया है। इसीलिए नदियां, भाषाएं और तिथियां, जैसे गंगा या हिंदी, जैसे गंगा, हिंदी या पूर्णिमा, ये हमेशा स्त्रीलिंग होती है। लेकिन एक मिनट, अगर तरलता और बहने का गुण स्त्रीलिंग होने की निशानी है, तो पानी क्या है? पानी तो पुल्लिंग है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब हम कहते हैं पानी बह रहा है, पानी बह रही है नहीं कहते। यहाँ ये तर्क कैसे काम कर रहा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। यही वो बिंदु है जहाँ भाषा का इतिहास और व्याकरण के नियम आपस में टकराते हैं। देखिए, केवल तरलता ही इकलौता नियम नहीं है। शब्दों की बनावट और उनकी उत्पत्ति भी बहुत मायने रखती हैं। अच्छा। हिंदी में एक सामान्य ध्वनि नियम है कि जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा आती है, वे अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी या लस्सी। लेकिन पानी, घी, मोती और दही जैसे शब्द इसके सबसे बड़े अपवाद हैं। ये ई पर खत्म होने के बावजूद
पुल्लिंग है। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। लस्सी खट्टी होती है लेकिन दही खट्टा होता है, ऐसा क्यों? इसका कारण इनके इतिहास में छिपा है। दही शब्द संस्कृत के दधी शब्द से आया है। ओके। और संस्कृत में दधी नपुंसक लिंग था। जब हिंदी का विकास हुआ और नपुंसक लिंग खत्म हो गया ना, तो जो शब्द भारीपन या घनत्व को दर्शाते थे उन्हें पुल्लिंग में शामिल कर लिया गया। ओह, तो घनत्व एक वजह थी। बिल्कुल। पानी, घी, तेल और दही ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं और अपनी संस्कृत की ऐतिहासिक जड़ों के कारण पुल्लिंग की तरह व्यवहार करती हैं। जबकि लस्सी या चाय जैसे शब्द या तो बाद में गढ़े गए या विदेशी भाषाओं से आए और उन्होंने ध्वनि के आधार पर स्त्रीलिंग का रूप ले लिया। क्या बात है, मतलब हर अपवाद के पीछे सदियों का इतिहास छिपा है। अच्छा, नदियों वाले नियम पर वापस आते हैं। जी। अगर कोमलता और जीवन देने के कारण नदियां स्त्रीलिंग हैं, तो फिर ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पुल्लिंग क्यों मानी जाती हैं? मतलब क्या ये सिर्फ बोलने की आदत है? नहीं, ये सिर्फ आदत नहीं है, ये पूरी तरह से सांस्कृतिक मनोविज्ञान है। अच्छा। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां अपने आकार, अपने प्रचंड वेग और भयानक बाढ़ लाने की क्षमता के कारण ऐतिहासिक रूप से एक रौद्र यानी आक्रामक छवि रखती हैं। समाज ने उनके इस विशाल और विनाशकारी स्वरूप को देखा और इसीलिए व्याकरण में उन्हें नदी नहीं बल्कि नद यानी पुल्लिंग माना गया। अरे वाह! ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हमारी भाषा प्रकृति के प्रति हमारे डर और सम्मान को कैसे दर्ज करती है। ये सच में व्याकरण के जरिए संस्कृति को देखने जैसा है। अच्छा, अब इन संज्ञाओं की जगह जो शब्द लेते हैं यानी सर्वनाम, उनकी बात करते हैं। सर्वनाम में एक शब्द है आप, जो मुझे हमेशा एक स्विस आर्मी नाइफ या एक मल्टी टूल की तरह लगता है। सही कहा। मतलब ये एक ही शब्द है लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अपना काम बदल लेता है। स्विस आर्मी नाइफ एक बहुत ही बेहतरीन उपमा है इसके लिए। हिंदी में आप शब्द का प्रयोग 3 बिल्कुल अलग अलग सर्वनामों के रूप में होता है और ये हमारी सामाजिक संरचना की परतों को दिखाता है। वो कैसे? देखिए, पहला उपयोग है आदर सूचक के रूप में, जिसे व्याकरण में मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, यहाँ हम सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं और तुम या तू की जगह सम्मान देने के लिए आप कह रहे हैं। और ये सम्मान दूरी भी पैदा करता है ना। मतलब तू में जो अपनापन है, आप में वो एक औपचारिक दूरी बन जाता है। बिल्कुल सही। और इसी आपका दूसरा रूप और भी रोचक है। अच्छा। इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी जहां वक्ता स्वयं के लिए इसका इस्तेमाल करता है। जैसे जब कोई कहता है मैं ये काम आप ही कर लूंगा। ओह हाँ। यहाँ आपका मतलब सामने वाले से नहीं बल्कि खुद से या स्वयं से है। बिल्कुल। और इसका तीसरा काम क्या है? तीसरा रूप है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जब हम किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति का परिचय कराते हैं जो वहां मौजूद नहीं है लेकिन हमारे लिए बहुत आदरणीय है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, आप अहिंसा के पुजारी थे। अरे हाँ। यहाँ आपका मतलब वे से है। हम गांधी जी को वह कह सकते थे, लेकिन आप कहने से वाक्य में गहरा सम्मान जुड़ जाता है। एक ही शब्द, लेकिन वो श्रोता की स्थिति और सामाजिक पदानुक्रम के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। कमाल है। अब हमारे पास इस कहानी के पात्र आ गए हैं, उनकी पहचान और उनके बीच का पदानुक्रम भी तय हो गया है, तो जाहिर है वो चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, वो कुछ काम करेंगे, कोई एक्शन लेंगे। बिल्कुल। और यहीं से भाषा में एंट्री होती है क्रिया की। अक्सर लोग मानते हैं कि क्रिया सिर्फ ये बताती है कि क्या काम हुआ और कब हुआ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। आमतौर पर हम क्रिया को सिर्फ काल यानी टेंस से जोड़कर देखते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्यकाल। काल केवल समय की बाहरी घड़ी है, लेकिन हिंदी की क्रियाएं बहुत गहरी होती हैं। वे केवल काल नहीं बताती बल्कि पक्ष यानी एस्पेक्ट और वृत्ति यानी मूड भी बताती हैं। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। ये पक्ष और वृत्ति क्या है? काल तो समझ आता है, लेकिन ये दोनों शब्द काफी भारी भरकम लग रहे हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पक्ष यानी एस्पेक्ट यह बताता है कि उस समय सीमा के भीतर काम की आंतरिक स्थिति क्या है। ओके। और वृत्ति यानी मूड यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी मानसिक स्थिति या उसका इरादा क्या है। आइए देखते हैं कि क्या मैं इसे सही समझ पा रहा हूं। अगर कोई क्रिया एक दौड़ है
तो काल जो है वो स्टेडियम में लगी वो बड़ी घड़ी है जो हमें बताती है कि दौड़ आज हो रही है, कल हुई थी या कल होगी। जी। और पक्ष उस धावक की स्थिति है, क्या वो अभी दौड़ रहा है या वो लाइन पार कर चुका है। बिल्कुल। और वृत्ति यह है कि हम दर्शक के रूप में उस दौड़ के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे हम सोच रहे हों काश वो जीत जाए। अरे वाह, ये अब तक की सबसे सटीक उपमा है। बिल्कुल यही व्याकरणिक संरचना है। अगर हम वृत्ति या मूड की बात करें तो एक होती है संभावनार्थ वृत्ति, जिसे सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। ओके। जब हम कहते हैं शायद आज बारिश हो, यहाँ काम अभी हुआ नहीं है, बाहरी घड़ी यानी काल भविष्य की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन वक्ता के मन की स्थिति ये है कि वो पक्के तौर पर कुछ नहीं कह रहा, वो बस एक संभावना जता रहा है। ये अनिश्चितता का व्याकरण है। अच्छा, और पक्ष यानी एस्पेक्ट के बारे में क्या कहेंगे? पक्ष को हम एक बहुत ही आम वाक्य से समझ सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं सूर्य पूर्व से निकलता है। हाँ। अब ये सिर्फ वर्तमान काल नहीं है। सूर्य कल भी निकला था, आज भी निकला है और कल भी निकलेगा। सही बात है। व्याकरण इसे नित्यता बोधक पक्ष कहता है। यह क्रिया के उस रूप को दिखाता है जो हमेशा रहने वाला एक स्थायी सत्य है। तो क्रिया सिर्फ काम नहीं बताती, वह समय के साथ हमारे रिश्ते को परिभाषित करती है। सच में क्रियाओं की इस दुनिया में एक और चीज बहुत उलझाती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्या इसे पहचानने का कोई तार्किक तरीका है? बहुत ही आसान और जादुई तरीका है। बस अपनी क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर एक सवाल पूछिए। अगर वाक्य आपको एक तार्किक जवाब देता है तो क्रिया सकर्मक है। अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अकर्मक है। आइए इसे टेस्ट करते हैं। मान लीजिए वाक्य है राम सेब खाता है। अगर मैं पूछूं राम क्या खाता है तो जवाब मिलता है सेब। बिल्कुल। मतलब यहाँ खाना एक सकर्मक क्रिया है क्योंकि खाने का सीधा असर सेब पर पड़ रहा है। एकदम सही। अब एक दूसरा वाक्य लेते हैं, सीता सोती है। अब पूछिए सीता क्या सोती है? इसका तो कोई जवाब नहीं है। हाँ, इसका कोई जवाब नहीं है। सोने की क्रिया का फल किसी और चीज पर नहीं गिर रहा है, वो सीधा सीता तक ही सीमित है। इसलिए सोना अकर्मक क्रिया है। समझ गया। अब जब कोई क्रिया हो रही है तो जाहिर है ये तय करना होगा कि उस क्रिया का नियंत्रण किसके हाथ में है। मतलब वाक्य की स्टीयरिंग व्हील कौन पकड़ कर बैठा है। बिल्कुल। और यहीं से हम व्याकरण के सबसे ताकतवर हिस्से में प्रवेश करते हैं, कारक और वाच्य यानी वॉइस। ये दोनों मिलकर वाक्य के पावर डायनामिक्स यानी सत्ता के समीकरण को तय करते हैं। कारक वास्तव में वाक्यों के संबंध सूत्र होते हैं। आप इन्हें वाक्यों का ट्रैफिक सिग्नल कह सकते हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन सा शब्द किस दिशा में जाएगा और उसका असर किस पर होगा। अगर हम कर्म कारक और संप्रदान कारक को देखें तो दोनों में को शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों के पीछे का मनोविज्ञान एकदम अलग है। जैसे अगर मैं कहूँ राम ने सांप को मारा और राजू ने रोगी को दवाई दी, दोनों वाक्यों में को लगाए, लेकिन दोनों का अलग एहसास बिल्कुल विपरीत है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब हम कहते हैं सांप को मारा, तो मारने की क्रिया का सीधा, कठोर और विनाशकारी प्रभाव सांप पर पड़ रहा है। यहाँ को कर्म कारक का काम कर रहा है जो प्रहार झेलता है। लेकिन जब हम कहते हैं रोगी को दवाई दी, तो यहाँ देने का भाव है, उपकार का भाव है। सही। रोगी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसे व्याकरण में संप्रदान कारक कहते हैं, जिसका मूल अर्थ ही होता है सम्यक रूप से प्रदान करना यानी देना। शब्द एक ही है को, लेकिन एक जगह वो प्रहार कर रहा है और दूसरी जगह वो जीवन दे रहा है। ये सच में कैनवस पर एक ही रंग से दो बिल्कुल अलग तस्वीरें बनाने जैसा है। बिल्कुल। वाच्य यानी एक्टिव वॉइस और निष्क्रिय वाच्य यानी पैसिव वॉइस तो हम सुनते हैं, लेकिन हिंदी में एक तीसरी चीज होती है भाववाच्य। हाँ, और भाववाच्य हिंदी भाषा की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है। कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस में कर्ता यानी काम करने वाला राजा होता है। जैसे मैं नहीं चल सकता। ओके। यहाँ मैं प्रमुख है, जिम्मेदारी मैं पर है। लेकिन जब इसे भाववाच्य में बदलते हैं तो कर्ता अपनी सत्ता खो देता है। वाक्य बन जाता है मुझसे चला नहीं जाता। ईमानदारी से कहूं तो ये जो भाववाच्य है ये तो मुझे एकदम परफेक्ट बहाना बनाने की मशीन लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? जरा सोचिए, कोई ये कहने के बजाय कि मैंने रोटी नहीं खाई, अगर ये कहे कि मुझसे रोटी खाई नहीं जाती, तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी सारी जिम्मेदारी परिस्थिति पर या अपने शरीर पर डाल दी है। जैसे इसमें गलती उसकी नहीं है। ये तो जिम्मेदारी से बचने का एक शानदार व्याकरणिक टूल
आपकी बात में वजन है, लेकिन इसे सिर्फ बहाना कहना भाषा की गहराई के साथ अन्याय होगा। अच्छा, कैसे? अगर हम इसे व्यापक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो भाववाच्य का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपनी विवशता, अपनी असमर्थता या आंतरिक मजबूरी दिखाना चाहते हैं। ओके। मुझसे चला नहीं जाता में फोकस इंसान पर नहीं है, बल्कि उस न चल पाने की पीड़ा या भावना पर है। इंसान ये स्वीकार कर रहा है कि स्थिति अब उसके नियंत्रण से बाहर है। यह मनुष्य की कमजोरी को व्यक्त करने का एक बेहद संवेदनशील ढांचा है। अरे वाह, ये नजरिया तो सच में दिमाग के तार खोल देने वाला है। मतलब व्याकरण हमारे अवचेतन मन की आवाज को शब्दों में ढाल रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब तक हम वाक्य का इंजन, स्टीयरिंग और पुर्जे समझ चुके हैं। अब बात करते हैं उन तत्वों की जो भाषा में रंग भरते हैं, उसका स्वाद बढ़ाते हैं और उसकी सीमाएं तय करते हैं। मैं बात कर रहा हूं विशेषण, अव्यय और निपात की, जिन्हें हम भाषा के असली मसाले कह सकते हैं। बिल्कुल। आइए पहले विशेषण को लेते हैं। जी। अक्सर लोग सोचते हैं कि विशेषण का काम सिर्फ संज्ञा की तारीफ करना या उसकी विशेषता बताना है, जैसे सुंदर लड़की या बहादुर लड़का। लेकिन व्याकरण की नजर में विशेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, अर्थ को सीमित करना। सीमित करना। ये थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? मुझे तो लगता था कि विशेषण जानकारी बढ़ाता है तो वो अर्थ का विस्तार करता होगा। यही तो विरोधाभास है। आइए कल्पना करते हैं, जब कोई घोड़ा कहता है तो हमारे दिमाग में दुनिया के सभी घोड़ों की तस्वीर आ सकती है, सफेद, भूरे, काले, छोटे, बड़े। हाँ, सही बात है। घोड़ा शब्द का दायरा असीमित है, लेकिन जैसे ही कोई कहता है काला घोड़ा, तो उसने क्या किया? उसने बाकी रंगों को हटा दिया। बिल्कुल, उसने तुरंत बाकी सभी रंगों के घोड़ों को उस दायरे से बाहर निकाल फेंका। उसने घोड़े की असीमित दुनिया को सिर्फ काले रंग तक सीमित या मर्यादित कर दिया। विशेषण भाषा में फोकस और सटीकता लाते हैं। अरे वाह, यानी विशेषण एक लेजर बीम की तरह काम करता है। और अव्यय क्या करते हैं? अव्यय तो भाषा के वो जिद्दी और अडिग सिपाही हैं जिन पर किसी का जोर नहीं चलता। अच्छा। हाँ, लिंग, वचन, कारक या काल कुछ भी बदल जाए, अव्यय अपना रूप कभी नहीं बदलते। जैसे और, लेकिन, यहाँ, वहां, धीरे धीरे। आप चाहे एक आदमी की बात करें या 100 औरतों की, लेकिन शब्द हमेशा लेकिन ही रहेगा। ये वाक्यों को जोड़ने वाले उस सीमेंट की तरह काम करते हैं जो पूरी इमारत को बिखरने से बचाता है। और अब बात करते हैं मेरे सबसे पसंदीदा हिस्से की, निपात यानी पार्टिकल्स। जी। अगर अव्यय ईंटों को जोड़ने वाला सीमेंट है ना, तो निपात निश्चित रूप से एक हाइलाइटर पेन की तरह है। ये एकदम सही उपमा है। ही, तो, भी, तक, मात्र, ये देखने में इतने छोटे शब्द लगते हैं कि अक्सर हम इन पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। लेकिन इनमें पूरे वाक्य का वजन और उसका पूरा अर्थ पलट देने की ताकत होती है। ये वाक्य में किसी खास बात पर बल देने का काम करते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, बताइए। अगर कोई सामान्य स्वर में कहे तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा, तो ये एक साधारण सी बात या रिक्वेस्ट लगती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक निपात ही जोड़ दीजिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। सिर्फ एक छोटे से ही के आने से ये वाक्य एक विनम्र निवेदन से सीधे एक सख्त आदेश या धमकी में बदल जाता है। बिल्कुल। और तक निपात का उदाहरण देखिए। उसने मुझे देखा नहीं, ये एक सामान्य बात है। हाँ। लेकिन उसने मुझे देखा तक नहीं, इसमें जो उपेक्षा और पीड़ा का भाव है वो तक के बिना आ ही नहीं सकता। अरे हाँ, वो दर्द महसूस होता है। यही भाषा की असली सुंदरता है। ये छोटे छोटे अविकारी शब्द भाषा को सिर्फ एक रोबोटिक या यांत्रिक ढांचा नहीं रहने देते। ये तय करते हैं कि कहाँ रुकना है, किस बात पर जोर देना है और वाक्य में भावना की धार कितनी तेज रखनी है। स्रोत में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो अल्पविराम वाला। हाँ, जो सीधे तौर पर यह साबित करता है कि कैसे एक छोटा सा निशान पूरी दुनिया पलट सकता है। वाक्य है, रोको मत जाने दो। यहाँ जो अल्प विराम है वो रोको के बाद है। तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि किसी को रोकना है, उसे जाने नहीं देना है। अब देखिए, इसी वाक्य में उस अल्प विराम का स्थान जरा सा बदल कर देखते हैं। रोको मत जाने दो। अरे हाँ, अब वो ठहराव मत के बाद आ गया। अर्थ पूरी तरह से उलट गया ना। अब इसका मतलब है कि व्यक्ति को रोकना नहीं है बल्कि जाने देना है। शब्द बिल्कुल वही है, बोलने वाला भी वही है। बिल्कुल, लेकिन महज एक ठहराव ने पूरे निर्देश का भाव ही बदल दिया। उफ, ये तो बहुत ही चमत्कारिक है।
लेकिन मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ये विराम चिन्ह असल में यातायात के संकेतों की तरह काम करते हैं, जैसे लाल, पीली और हरी बत्ती होती है? हाँ, इसे इसी रूप में समझना सबसे सटीक होगा। जब कोई सड़क पर चलता है तो ट्रैफिक सिग्नल बताते हैं ना कि कहाँ रुकना है, कहाँ गति धीमी करनी है। हाँ, और कहाँ से तेजी से निकल जाना है। बस भाषा भी तो विचारों का एक महामार्ग ही है। पूर्ण विराम आपकी लाल बत्ती है, जहां विचार पूरा होता है। अल्प विराम वो पीली बत्ती है, जहां आप पल भर के लिए धीमे होते हैं। और अगर ये संकेत ना हो तो? पढ़ने या सुनने वाले के दिमाग में विचारों का भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा। आज के इस दौर में जहां हर तरफ इतनी सूचनाओं की बाढ़ है, अपनी बात को बिना किसी भ्रम के स्पष्ट रूप से कहने के लिए इन संकेतों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये तो हुई ठहराव की बात, लेकिन जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वे भी तो अपने आप में बदलते रहते हैं। स्रोत में ना उपसर्ग और प्रत्यय की भी चर्चा है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प हिस्सा है। मैं इन्हें हमेशा से वो बचपन में खेलने वाले लेगो ब्लॉक्स की तरह देखती हूँ। मतलब जो अकेले तो किसी काम के नहीं होते, लेकिन किसी दूसरे टुकड़े के साथ जुड़ते ही पूरी शक्ल बदल देते हैं। सही उपमा है। ये जुड़ने वाले टुकड़े भाषा को एक अद्भुत लचीलापन देते हैं। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदी भाषा ने कितनी सहजता से दूसरी भाषाओं के उपसर्गों को अपने भीतर समाहित कर लिया है। हाँ, स्रोत में उर्दू और फारसी के उपसर्गों का बहुत सुंदर जिक्र था। बिल्कुल। जैसे बे का अर्थ होता है बिना। जब ये परवा के आगे जुड़ता है तो शब्द बनता है बेपरवाह। अच्छा, और हम, जिसका अर्थ है साथ, सफर के आगे जुड़ने से वो हम सफर बन जाता है। हाँ, और ये शब्द हिंदी में ऐसे घुल मिल गए हैं कि अब इन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ये घुलना मिलना तो बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन स्रोत में प्रत्यय का एक नियम है जो मुझे थोड़ा उलझा रहा था। वो एक प्रत्यय का नियम। हाँ, वो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। मतलब अगर ये बस एक जुड़ने वाला लेगो ब्लॉक है तो इसे चुपचाप शब्द के पीछे लग जाना चाहिए ना, लेकिन ये तो पूरे शब्द का ढांचा ही बदल देता है। ऐसा क्यों? देखिए, भाषा कोई निर्जीव वस्तु तो है नहीं। ये ध्वनि का विज्ञान है। जब एक प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो उच्चारण में एक विशेष तरह की झंकार या कह लें एक जोर पैदा होता है। अच्छा। हाँ, तो इस जोर को संतुलित करने के लिए ना शब्द के पहले स्वर को अपना आकार बड़ा करना पड़ता है। स्रोत के अनुसार जब धर्म में एक जुड़ता है तो वो धार्मिक नहीं बनता। हाँ, वो धार्मिक बन जाता है। बिल्कुल। धा के अंदर छिपा हुआ जो अ का स्वर है वो बदलकर आ हो जाता है। धार्मिक। ओहो। मतलब पीछे वजन बढ़ा तो संतुलन बनाने के लिए आगे भी वजन बढ़ाना पड़ा। ठीक, ऐसा ही होता है। एक और उदाहरण देखिए। इतिहास में जब एक जुड़ता है तो पहला स्वर ई है। हाँ। संतुलन बनाने के लिए वो ए में बदल जाता है और नया शब्द बनता है ऐतिहासिक। अरे वाह, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। हाँ, ये नियम हमें सिखाता है कि भाषा के हिस्से केवल एक दूसरे के पास आकर बैठते नहीं हैं, वे एक दूसरे की डीएनए में बदलाव करते हैं ताकि ध्वनि का एक खूबसूरत संतुलन बना रहे। क्या बात है। तो खैर, अब हमने शब्द गढ़ने के तरीके देख लिए और ट्रैफिक सिग्नल भी समझ लिए, लेकिन सिर्फ शब्दों के ढेर से तो बात नहीं बनेगी ना। बिल्कुल नहीं। विचारों को एक दिशा देने के लिए वाक्यों की जरूरत होती है। स्रोत में वाक्यों के ढांचे पर भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, जहां उद्देश्य और विधेय का जिक्र है। हर वाक्य के दो मुख्य स्तंभ होते हैं। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कर्ता या सब्जेक्ट। हाँ। और विधेय वो होता है जो उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, जिसमें अक्सर क्रिया शामिल होती है, प्रेडिकेट जिसे कहते हैं। समझ गई। लेकिन जब हम रचना के आधार पर वाक्यों को देखते हैं तो स्रोत इन्हें 3 भागों में बांटता है: सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। हाँ, ये 3 बहुत जरूरी प्रकार हैं। मुझे सरल और संयुक्त वाक्य तो काफी हद तक समझ आ गए। मतलब सरल वाक्य ऐसा है जैसे कोई अकेला यात्री अपनी मंजिल की ओर जा रहा हो। हाँ, क्योंकि उसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। एकदम सीधा। और संयुक्त वाक्य मुझे उन 2 आजाद दोस्तों की तरह लगते हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। बिल्कुल। अगर बीच में से और हटा दें तो भी राम और श्याम दोनों के वाक्यों का अपना स्वतंत्र वजूद है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन ये जो तीसरा प्रकार है ना, मिश्रित वाक्य, ये मुझे थोड़ा जटिल लग रहा है। अच्छा। हाँ, इसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर क्यों है? हाँ,
इसे ऐसे समझते हैं, हाँ। इसे एक परिवार के रूप में देखिए, जहां माता पिता हैं हाँ। और एक छोटा बच्चा है। ठीक है। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है जो माता पिता की तरह एकदम स्वतंत्र है, ठीक है। और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य, हाँ। जो उस बच्चे की तरह है। हाँ। बच्चा अपने आप में पूरा है, लेकिन माता पिता के बिना उसका बाहर निकलना अधूरा है। ओहो, कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए, वही सफल होता है जो परिश्रम करता है। इस वाक्य में जो परिश्रम करता है अपने आप में अधूरा है ना। श्रोता इंतजार करेगा कि भाई आगे क्या। हाँ। ये हिस्सा पूरी तरह से मुख्य वाक्य वही सफल होता है पर निर्भर है। एक सेकंड, तो क्या अपनी बात को स्पष्ट रखने के लिए हमेशा सरल वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मिश्रित वाक्य तो सुनने वाले को इंतजार करवा रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, अगर आप केवल सरल वाक्यों में बात करेंगे तो आपकी आवाज एक मशीन की तरह नीरस और एक जैसी लगने लगेगी। श्रोता बहुत जल्दी उब जाएगा। हाँ, ये भी है। एक कुशल वक्ता हमेशा इन तीनों का मिश्रण करता है। सरल वाक्य सीधे प्रहार करते हैं, संयुक्त वाक्य जानकारी को जोड़ते हैं, और मिश्रित वाक्य विचारों में गहराई लाते हैं, वे श्रोता के मन में उत्सुकता जगाते हैं। वाक्यों की यही विविधता ही तो संवाद को जीवंत बनाए रखती है। बहुत ही दिलचस्प। और इसी ढांचे में स्रोत एक और बहुत ही बारीक अंतर की ओर इशारा करता है, उपवाक्य और पदबंध का अंतर, क्लॉज और फ्रेज। मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहां अच्छे लोग उलझ जाते हैं। हाँ, ये व्याकरण का बहुत ही तकनीकी लेकिन अनिवार्य हिस्सा है। अगर एक स्पष्ट संवाद स्थापित करना है तो ये अंतर समझना ही होगा। तो क्या फर्क है दोनों में? शब्दों का एक समूह है, ये मिलकर संज्ञा या विशेषण का काम तो करता है, लेकिन इसके पास अपनी कोई क्रिया नहीं होती। जैसे सफेद कमीज वाला लड़का, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ये समूह केवल उस लड़के की पहचान बता रहा है। जब कोई ये अंतर समझ जाता है तो लिखते या बोलते समय वाक्यों में कभी अधूरापन नहीं आता, बात एकदम तीर की तरह निशाने पर लगती है। क्या बात है। तो खैर, अब तक तो हमने भाषा के तार्किक और तकनीकी ढांचे को समझा। ये सब बहुत ज्ञानवर्धक है, लेकिन वाक्यों और तर्क से हम सिर्फ जानकारी दे सकते हैं। हाँ, इंसान सिर्फ जानकारी पर तो जिंदा नहीं रहता। बिल्कुल, जब हमें किसी के दिल को छूना हो, उसकी आंखों में आंसू लाने हो या उसके भीतर आग लगानी हो, तब ये तार्किक नियम थोड़े पीछे छूट जाते हैं। तब हम बढ़ते हैं काव्य शास्त्र की ओर। सच कहूं तो स्रोत का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। मुझे भी। काव्य शास्त्र भाषा को एक कला में बदल देता है, और इसका सबसे पहला तत्व है रस। भारतीय दर्शन में रस को कविता की आत्मा कहा गया है। भरत मुनि का जो रस सूत्र है ना, वो हमें बताता है कि रस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाकर श्रोता के मन में डाला जाए, ये तो हमारे भीतर ही मौजूद है। हाँ, स्रोत में इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे मन में दो तरह के भाव होते हैं। एक है स्थायी भाव, जो हमेशा मन की गहराई में सोए रहते हैं, बिल्कुल, जैसे क्रोध, प्रेम या उत्साह। और दूसरे हैं संचारी भाव। हाँ, स्रोत के अनुसार इन संचारी भावों की संख्या 33 है। ये भावना पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, आते हैं, कुछ पल रहते हैं और फिर फूट जाते हैं। बुलबुलों की तरह, जैसे शंका, उत्सुकता, गर्व, चिंता या आलस्य। जब आप कोई कविता पढ़ते हैं तो वो कविता असल में इन्हीं 33 संचारी भावों के बुलबुले आपके मन में पैदा करती है। तो क्या ये संचारी भाव उस सोए हुए स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं? मतलब जैसे चिंगारी बारूद को जलाती है। एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। जब आप सुभद्रा कुमारी चौहान की वो मशहूर पंक्तियां सुनते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ओ, फ्रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो इन शब्दों से आपके भीतर पहले गर्व और उत्सुकता पैदा होती है, जो कि संचारी भाव है, और ये भाव मिलकर आपके भीतर सोए हुए उत्साह को पूरी तरह से जगा देते हैं, जो कि स्थायी भाव है। बिल्कुल, और यही वीर रस की उत्पत्ति है। कमाल है। और इस रस को सजाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल होता है। नोट्स बताते हैं कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, जहां शब्दों की ध्वनि से चमत्कार होता है। हाँ, यमक अलंकार इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वो मशहूर उदाहरण ना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन एक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। मतलब शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ अलग होने से कैसा अद्भुत चमत्कार पैदा हुआ। सही कहा। और दूसरा है अर्थालंकार, जहां चमत्कार शब्द की आवाज में नहीं बल्कि उसकी गहरे अर्थ में छिपा होता है। रूपक अलंकार इसका बेहतरीन उदाहरण है।
चरण कमल बंदो हरिराई। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ कवि ने ईश्वर के चरणों की तुलना कमल से नहीं की है, बल्कि चरणों और कमल के बीच का सारा भेद ही मिटा दिया है। चरणों को सीधे कमल ही मान लिया गया है। ये कल्पना तो बहुत ही आजाद और खूबसूरत है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। क्या समस्या? हम बात कर रहे हैं भावनाओं के चरम की, एकदम आजादी की। लेकिन जब हम काव्य शास्त्र के तीसरे अंग छंद पर आते हैं तो स्रोत बताता है कि छंद पूरी तरह से गणित है। हाँ, मीटर। हाँ, ये लघु और गुरु मात्राओं की एकदम सख्त गिनती पर टिका है। चौपाई में हर चरण में एकदम सटीक 16 मात्राएं होनी चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। और दोहा में 13 और 11 मात्राओं का कड़ा नियम है। वही तो फिर कविता तो आजादी है ना, फिर मात्राओं की ये सख्त कैद क्यों? क्या ये नियम असल में कवि की आजादी और भावनाओं को कुचल नहीं देते? यही तो इस पूरे शास्त्र का सबसे बड़ा रहस्य है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि नियम भावनाओं को रोकते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि नदी का पानी बिना किसी किनारे के खुले मैदान में बहने लगे, क्या होगा? वो पानी चारों तरफ फैल जाएगा। बिल्कुल, उसकी गति शून्य हो जाएगी और वो बस एक दलदल बन जाएगा। उसकी कोई ताकत नहीं बचेगी। लेकिन अगर उसे बांध दिया जाए? जब उसी पानी को दो किनारों के सख्त अनुशासन के बीच बांध दिया जाता है ना, तो उसमें एक प्रचंड वेग आ जाता है। छंद असल में कविता के वही किनारे हैं। ओह माय गॉड। 16 या 13 मात्राओं की ये गणितीय गिनती कविता को एक लय देती है, और वो लय भावनाओं को इतनी तेजी और ताकत देती है कि वो सीधे श्रोता के दिल के आर पार हो जाती है। अब समझ आया। यही कारण है कि सदियों पुरानी रामचरितमानस की चौपाइयां आज भी करोड़ों लोगों को मुंह-ज़बानी याद हैं। वाह, ये स्पष्टीकरण बहुत ही अद्भुत है। मतलब ये भावनाओं को सबसे प्रभावी तरीके से सामने वाले तक पहुंचाने का एक गणितीय फॉर्मूला है। अनुशासन असल में आजादी की ताकत को बढ़ा रहा है। बिल्कुल, और यही अनुशासन हमें स्रोत के अंतिम और सबसे व्यावहारिक हिस्से की ओर ले जाता है, पत्र लेखन। हाँ, ये भी एक अलग ही दुनिया है। हमने भाषा की सबसे छोटी ईंटों से लेकर कविता की आत्मा तक का सफर तय कर लिया। लेकिन इस सजी धजी अनुशासित भाषा का प्रयोग दफ्तरों की उन नीरस फाइलों और सामाजिक पत्राचार में कैसे होता है? मुझे तो लगता था कि कविता और दफ्तर के काम में कोई तालमेल हो ही नहीं सकता। लेकिन आपकी बातों से मुझे समझ आ रहा है कि जैसे छंद कविता को बांधता है, वैसे ही प्रारूप या फॉर्मेट सरकारी और औपचारिक काम को बांधता है। एकदम सही तुलना की है आपने। स्रोत में औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का अंतर तो स्पष्ट है, लेकिन कार्यालयी पत्रों का जो हिस्सा है वो मुझे सच में किसी टूल बॉक्स की तरह लगा। कार्यालयी पत्राचार में भावुकता के लिए कोई जगह नहीं होती। यहाँ प्रारूप ही सब कुछ होता है। पत्र का सही प्रारूप चुनने से आधी बात तो बिना कुछ पढ़े ही स्पष्ट हो जाती है। यह समय बचाने और काम को तेजी से करवाने का सबसे सटीक हथियार है। जैसे परिपत्र है, सर्क्युलर, ये मुझे किसी लाउड स्पीकर की तरह लगता है। हाँ, लाउड स्पीकर कैसे? जब सरकार या किसी कंपनी को एक ही सूचना या नियम एक साथ सैकड़ों कर्मचारियों तक पहुंचाना होता है तो वो परिपत्र जारी करते हैं। ये एक तरफा संवाद है ना? हाँ, और इसके ठीक विपरीत होता है अर्ध सरकारी पत्र, जिसे डीओ लेटर भी कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही खास तरह का पत्र है जो औपचारिक होकर भी पूरी तरह से औपचारिक नहीं होता। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे सबसे दिलचस्प लगा। मतलब ऐसा पत्र क्यों लिखा जाता है? होता क्या है कि जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से किसी खास मामले पर व्यक्तिगत ध्यान चाहता है या किसी लाल फीताशाही में उलझी हुई फाइल को जल्दी निकलवाना चाहता है, तब इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, इसमें अधिकारी को महोदय या उसके पद से नहीं बल्कि उसके नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे प्रिय श्री शर्मा जी। अरे वाह। तो परिपत्र अगर लाउडस्पीकर है तो अर्ध सरकारी पत्र किसी अधिकारी के कंधे पर थपकी देने जैसा है। अरे शर्मा जी, जरा इस फाइल को व्यक्तिगत रूप से देख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही। ये तो भाषा के जरिए सीधे तौर पर मानव मनोविज्ञान का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, आप सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि आप उसे एक मशीन का पुर्जा नहीं बल्कि एक इंसान मान रहे हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पत्र है अनुस्मारक या रिमाइंडर। हाँ, जब किसी पिछले पत्र का कोई जवाब नहीं आता। हाँ, तब आप याद दिलाने के लिए ये पत्र भेजते हैं। स्रोत में अनुस्मारक की एक बहुत बड़ी शर्त बताई गई थी। इसमें पिछले पत्र की पत्रांक संख्या मतलब रेफरेंस नंबर और दिनांक का हवाला देना एकदम अनिवार्य है। इसके बिना ये पत्र शून्य माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी बड़े सिस्टम या तंत्र को कुछ याद दिला रहे होते हैं तो आपको उसी की भाषा में बात करनी होती है। पत्रांक संख्या उस तंत्र का कोड है।
सही समय पर सही प्रारूप का इस्तेमाल आपके संवाद को अचूक बना देता है। सच कहूं तो आज की इस चर्चा ने दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल दिए हैं। अगर हम पूरी यात्रा को समेटें तो हमने देखा कि व्याकरण कोई बोझ नहीं है। बिल्कुल नहीं। नियम में देखा। हाँ, और वाक्यों के ढांचे में हमने सीखा कि कैसे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य एक श्रोता के ध्यान को बांधे रखते हैं। और काव्य शास्त्र में तो हमने ये समझा कि रस और अलंकार भाषा को सुंदरता देते हैं, लेकिन असली ताकत छंद के उस कठोर गणितीय अनुशासन से आती है जो नदी के किनारों की तरह भावनाओं को वेग देता है। और अंत में पत्र लेखन के प्रारूपों ने हमें सिखाया कि समाज और व्यवस्था में अपनी बात कैसे मनवाई जाती है। ये सब मिलकर ही उस विशाल और जटिल ढांचे का निर्माण करते हैं जिसे हम भाषा कहते हैं।